मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। सपनों की है उड़ान, काटे बंगले फूल समान, रोक न पाए वो मुझको मुट्ठी में मेरी है आसमान। बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड में हम आपका स्वागत करते हैं। मैं आ चुकी हूँ आपके साथ आपकी दोस्त बबीता जैन। हर रोज की तरह हम आपको बताएंगे कि 1 मई इतिहास के पन्नों पर कहाँ दर्ज है और इसके क्या मायने हैं, ये दिन कितना मायने रखता है। फ्रेंड्स, जहां आज दुनिया भर में फोन, ईमेल और एसएमएस ने जिंदगी इतनी आसान कर दी है, वहीं पोस्टल स्टैम्प्स का इस्तेमाल ना के बराबर होने लगा है। आज ही के दिन पेनी ब्लैक, दुनिया का पहला चिपकने वाला डाक टिकट 1 मई 1840 को जारी किया गया था, ताकि इसका इस्तेमाल उसी साल 6 मई से किया जा सके। एक बार डाक टिकट के इस्तेमाल होने के बाद इस पर लाल स्याही से निशान लगा दिया जाता था। इसका नाम पेनी ब्लैक इसलिए रखा गया क्योंकि पेनी का मतलब होता है 1 सिक्का और इसकी कीमत उस वक्त 1 पेनी ही थी। स्टैम्प काले रंग का था, इसलिए ये कहलाया पेनी ब्लैक। दोस्तों, इतिहास के पन्नों को पलटने के बाद आप जरूर जानना चाहेंगे कि वो कौन सी पर्सनालिटीज हैं जिन्होंने आज के दिन जन्म लिया और जिनके साथ आज आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। संगीत को चाहने वाले हमारे श्रोताओं को जरूर मालूम होगा कि आज किस महान गायक का जन्मदिन है, मालूम है कि नहीं? वैसे आप में से शायद ही कोई ऐसा हो जिसने रफी साहब को ना सुना हो। और क्या आप जानते हैं कि रफी साहब किसको सुनते थे? वो कौन है? आज हम एक ऐसे ही गायक की बात करेंगे जिनके गीत मोहम्मद रफी के कानों में मिठास घोलते थे और जिनकी तारीफ दुनिया करती है। वो इस गायक की तारीफ किया करते थे। इन्होंने जिन गीतों को अपनी आवाज दी वो चुनिंदा बन गए। आज भी लोग इनके गीतों को गुनगुनाते हैं। आप ये गीत सुनिए और खुद ही पहचानिए कि ये कौन है। ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं, उठा धीरे धीरे वो चाँद प्यारा प्यारा। ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं, उठा धीरे धीरे वो चाँद प्यारा प्यारा। फ्रेंड्स, ये गीत आपने सुना फिल्म चोरी चोरी से। अच्छा था ना? वेल, अब तो आप पहचान ही गए होंगे कि दिल पर दस्तक देने वाली ये आवाज किसकी है। जी हाँ, ये आवाज है सुरों के जादूगर मन्ना डे साहब की। मन्ना डे जी का आज जन्मदिन है और इस मौके पर उनके चाहने वालों के लिए हम उनकी जिंदगी की कुछ खट्टी मीठी बातें लेकर आए हैं। क्या आप जानते हैं कि इतने सारे खूबसूरत गीतों को अपनी आवाज देने वाले मन्ना डे बचपन से गायक नहीं बल्कि पहलवान बनना चाहते थे। वो गायक बने क्योंकि बचपन से जो हुनर उनके अंदर पल रहा था उसे इनके चाचा केसी डे ने पहचाना और गायकी के गुर सिखाए। सोचिए, अगर मन्ना डे पहलवान बन जाते तो बॉलीवुड का क्या होता? दुनिया इतनी खूबसूरत आवाज से महरूम रह जाती। और दोस्तों, अब जब आवाज की बात हुई है तो आपका दिल जरूर मन्ना डे जी की आवाज सुनना चाहता होगा। उनके फैंस को हम यूं ही निराश नहीं कर सकते हैं और ये खूबसूरत सा गाना मन्ना डे जी के चाहने वालों के लिए। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। इनके चाचा ने इनकी इन्हीं खूबियों को तराशा और ठुमरी कव्वाली की हर बारीकी सिखाई। पहले केसी डे के साथ और फिर बाद में सचिन देव बर्मन के सहायक बने। 1943 में फिल्म तमन्ना में बतौर प्लेबैक सिंगर सुरैया के साथ उन्हें गाने का मौका मिला और इसके बाद संगीत की दुनिया के दरवाजे उनके लिए खुल गए। मन्ना डे जी के टैलेंट को संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन ने पहचाना और अलग अलग शैली में गीत गवाए। आजा सनम मधुर चांदनी में हम जैसा रुमानी गीत इसी जोड़ी ने मन्ना डे जी से गवाया। सबसे दिलचस्प बात ये है कि पहले इस गीत को गाने से मन्ना डे जी ने इनकार कर दिया था।
मगर बाद में वो मान गए और इस गीत को उन्होंने अपनी आवाज दी। दोस्तों, मन्ना डे जी को करियर के शुरुआती दौर में खासी कामयाबी नहीं मिली। इसकी वजह थी उनकी सधी हुई आवाज, जो किसी एक्टर पर फिट ही नहीं बैठती थी। इसलिए एक वक्त ऐसा भी आया जब वो कॉमेडियन महमूद और अभिनेता प्राण के लिए गीत गाने पर मजबूर हो गए। प्राण के लिए उन्होंने फिल्म उपकार में कस्मे वादे प्यार वफा और जंजीर में यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी जैसे गीत गाए। दोस्तों, मन्ना डे साहब ने चाहे ये गीत किसी विलन के लिए गाए हों या फिर किसी कॉमेडियन के लिए या फिर हीरो के लिए, उनके मुंह से जब भी ये गीत निकले वो सभी को अच्छे ही लगे और वो हमेशा हिट ही रहे। उसी दौर में उन्होंने फिल्म पड़ोसन में महमूद के लिए एक चतुरनार गीत गाया तो लोगों ने उन्हें महमूद की आवाज समझा। और दोस्तों, इसी गाने का एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा है जो मैं अब आपसे शेयर करना चाहती हूँ। क्या आपको ये पता है कि इस फिल्म के निर्माता ने मन्ना डे साहब को इस गाने के आखिर में किशोर कुमार से हारने के लिए कहा? वैसे तो काफी समझदार है, लेकिन गाते वक्त ये बिल्कुल छोटे बच्चे बन जाते हैं। ये कह रहे मैं किशोर के सामने कैसे हारूंगा? मैंने दादा, ये मेरी सिचुएशन है, मुझे हारना है। तो महमूद यार देखो, तुम सुनो मेरी बात सुनो, किशोर गाएगा सरगम मेरे सामने? उन्हें नहीं गा सकता है, लेकिन अब क्या करें, उसने खुद बनाया ये गाना और उसने अपनी सरगम खुद बनाई। बोलिए तो सरगम हुई। और इसी का ये नतीजा था दोस्तों कि पड़ोसन फिल्म का ये गाना एक यादगार सॉन्ग बन चुका है और चाहे बच्चे हो या बूढ़े, सभी को ये गाना बहुत पसंद आता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बातें करते हैं मन्ना डे साहब की। बाद में मन्ना डे जी ने ए मेरे प्यारे वतन, ओ मेरी ज़हर जबी और ए भाई जरा देख के चलो जैसे गीत गाकर आलोचकों का मुंह बंद कर दिया। इसीलिए मशहूर संगीतकार अनिल विश्वास ने एक बार कहा था कि मन्ना डे हर वो गीत गा सकते हैं जो मोहम्मद रफी, किशोर कुमार या मुकेश ने गाए हों, लेकिन इनमें से कोई भी मन्ना डे जी के हर गीत को नहीं गा सकता। एक चतुर नार करके सिंगार, एक चतुर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मरत जात, अरे हे चतुर नार करके सिंगार, बरसा गग गरिड सा दरस ददप परदर कर ददप बाबा कर चतुर। मन्ना डे जी ने आखिरी गाना फिल्म प्रहार के लिए गाया। मन्ना डे साहब ने हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला को भी अपनी जादू भरी आवाज दी, जो काफी लोकप्रिय हुई। मन्ना डे के बाद बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड में बात करेंगे 1 मई को फ्रांस में जन्मे पियर टेल्हाड दी चार्डन की, जो एक बहुत बड़े फ्रेंच फिलोसोफर, पैलेंटोलॉजिस्ट और रेवोल्यूशनरी पादरी थे। जीवाश्म विज्ञानी के तौर पर उन्होंने पिकिंग मैन और पिल्टमैन जैसी आदि मानव के जीवाश्मों की खोज की। दोस्तों, सबसे पहले टिल्हाड ने ही ओमेगा पॉइंट की खोज की और ये कहा कि यूनिवर्स एक निश्चित गोलाई पर घूमता है। वो अपनी लिखी बुक द फिनोमिनन ऑफ मैन के लिए काफी मशहूर हुए और फ्रेंड्स, उन्होंने कई और एक्साइटिंग बुक्स भी लिखी। बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड में अब हम बात करेंगे उस महान साइंटिस्ट की जिसको न्यूरो साइंस का जनक कहा गया। 1 मई यानी आज ही के दिन 1852 में स्पेन के अरागोन में पैदा हुए न्यूरो साइंटिस्ट सैंटियागो रेमोन वाई कजाल। फ्रेंड्स, क्या आप सोच सकते हैं कि इतने बड़े साइंटिस्ट जिन्हें नोबेल प्राइज से नवाजा गया, वो शुरुआत में एक नाई और इसके बाद एक मोची के यहाँ काम करते थे, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक कलाकार बनना चाहते थे। ये बात समझाना थोड़ा मुश्किल है कि कलाकार बनने के लिए उन्होंने इस रास्ते को क्यों चुना।
खैर, साइंटिस्ट्स क्या सोचते हैं और क्या करते हैं ये तो हमारे समझ से भी बाहर है। कहते हैं जो जितना शरारती और मनमानी करने वाला बच्चा होता है वो बड़े होकर जरूर कुछ बड़ा और ऐसा कर गुजरता है कि जमाना उसे सदियों तक याद रखे। तो न्यूरोसाइंस के ये जनक भी बचपन में कुछ ऐसे ही थे। उन्हें एक स्कूल से दूसरे स्कूल भेज दिया जाता था क्योंकि वो और आम स्टूडेंट्स की तरह बिल्कुल भी नहीं थे। अपनी मनमानी करते थे और बहुत ही ज्यादा शरारती थे। और बाद में सचमुच इन्होंने ऐसा ही कर दिखाया कि आज भी लोग उन्हें याद करते हैं। दोस्तों, बाद में इन्होंने नर्वस सिस्टम, ब्रेन सेल्स और स्पाइनल कॉर्ड जैसे नाजुक संरचना की बारीकियां सुलझाई, जो बाद में न्यूरॉन सिद्धांत के नाम से जाना गया। मेडिकल की फील्ड में खजाल न्यूरोसाइंस के हीरो साबित हुए और 1906 में उन्हें नर्वस सिस्टम की संरचना पर काम करने के लिए नोबेल प्राइज मिला। अपनी जिंदगी में कई बड़े काम करने के बाद 82 साल की उम्र में 8 अक्टूबर 1934 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। वेल फ्रेंड्स, हमारी हमेशा यही कोशिश रहती है कि हम आपको उन पर्सनालिटी से रूबरू करवाएं जिन्होंने दुनिया को बहुत कुछ दिया, लेकिन अभी पूरी दुनिया उनके बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानती। भाई सही बात है, हम फिल्म स्टार्स और क्रिकेटर्स के बारे में तो बहुत जानते हैं, बहुत सर्च करते हैं, लेकिन कभी हमने उन लोगों के बारे में जानने की कोशिश नहीं की जिन्होंने हमें जीरो दिया, या फिर ये कह सकते हैं जिन्होंने हमें कई ऐसी पुस्तकें दी, कई ऐसी नॉवेल्स दी जिनको पढ़ने के बाद इंसान सुकून फील करता है। अभी हमने ऊपर बात की थी टेल्हार्ड और खजाल की। शायद बहुत कम लोग इनको जानते होंगे, लेकिन हमारे शो बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड के जरिए हमारी यही कोशिश है कि हम ऐसे लोगों को भी आपकी जिंदगी में शामिल करवाएं जिन्होंने दूसरों के लिए बहुत कुछ किया। तो चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड में हम आपको उन पर्सनैलिटीज के बारे में बताते हैं जिन्होंने दुनिया में बहुत नाम कमाया। और अब हम जिनकी बात करेंगे वो है मशहूर माउथ ऑर्गन प्लेयर लिटिल वॉल्टर। इनका जन्म हुआ 1 मई 1930 को यूनाइटेड स्टेट्स के लुसियाना में। 12 साल की उम्र में स्कूल छोड़ने के बाद लिटिल वॉल्टर ने लुसियाना भी छोड़ दिया और छोटे मोटे काम करने लगे। फिर धीरे धीरे माउथ ऑर्गन, जिसे कि हारमोनिका भी कहते हैं, बजाना शुरू किया। 1945 में ये शिकागो आए और उन्हें वहाँ गिटारिस्ट के तौर पर काम मिल गया। दोस्तों, लिटिल वॉल्टर की पहली रिकॉर्डिंग 1947 में रिलीज हुई। 1948 में वो मडीज वाटर बैंड में शामिल हो गए और गिटारिस्ट के तौर पर उन्होंने 3 गाने रिकॉर्ड किए। दोस्तों, इससे पहले कि लिटिल वॉल्टर दुनिया को उनके हुनर का कोई और रंग दिखा पाते, वो एक लड़ाई का शिकार बन गए। इस लड़ाई में उन्हें कुछ चोटें आईं, जो बाद में उनके लिए काफी घातक साबित हुई और एक रोज सुबह वो खामोश हो गए। महज 37 साल की उम्र में वो इस दुनिया से विदा हो गए और अपनी कई यादें इस दुनिया को दे गए, जिसे लोग आज भी गुनगुनाते हैं। द ब्लूज वर्ल्ड ऑफ लिटिल वॉल्टर, माई बेबी इन 1955। लीजिए सुनिए और गुनगुनाइए इस सुंदर से गीत को। My baby don't stand no cheating, my baby. Oh yeah, she don't stand no cheating, my baby. Oh yeah, she don't stand no cheating. She don't stand none of that midnight creeping, my baby. True little baby, my baby. Born to be remembered. Born to be remembered. आप लोग सुन रहे हैं बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड और अब हम आगे बढ़ते हैं और एक ऐसी हस्ती की बात करते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में कई अहम काम किए। यूं तो ये एक फिलोसोफर हैं, मगर इनके फिलोसोफर बनने की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। ये फिलोसोफर, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और ट्रांसलेटर हैं सरदार फजलुल करीम। इनका जन्म 1925 में बरिशाल में एक बहुत ही साधारण से परिवार में हुआ।
फजलुल करीम आज जाने माने फिलोसोफर इसलिए हैं क्योंकि दो बहुत ही महान लेखकों की सोच ने उन्हें बदल दिया। एक हरिदास भट्टाचार्य के लेक्चर्स जिसने उन्हें फिलोसोफर बनाया, और दूसरा शरद चंद्र चटर्जी के नॉवल पाथेर दाबी डिमांड फॉर अ पाथवे ने, जिसने उनके अंदर दुनिया को बदलने का एक सपना पैदा किया। इन दोनों का ही असर उनकी जिंदगी पर पड़ा। महज 21 साल की उम्र में ये लेक्चरर बन गए। दोस्तों, ये स्टूडेंट पॉलिटिक्स में रहे और उस समय बांग्लादेश में पाकिस्तानी सरकार थी जिनके ये खिलाफ थे। इसलिए उन्हें लगभग 4 अलग अलग बार जेल जाना पड़ा और इस तरह जिंदगी के 24 साल उन्हें जेल में गुजारने पड़े। प्रोफेसर करीम ने जेल में देखा कि पाकिस्तानी सरकार कैदियों के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक कर रही है, जो उन्हें नागवार गुजरा, और इसके लिए उन्होंने बाकी कैदियों के साथ मिलकर 58 दिन तक अनशन किया। वो चाहते थे कि पाकिस्तानी सरकार वहां बंद कैदियों के साथ इंसानों जैसा सलूक करे। आजादी के बाद 2 दोस्त फजलुल करीम को ढाका यूनिवर्सिटी वापस ले आए और इस तरह वो वापस टीचिंग के प्रोफेशन में लौट आए। सरदार फजलुल करीम ने फिलॉसफी के स्टूडेंट्स के लिए अब तक कई किताबें लिखी। दोस्तों, ये प्लेटो, एरिस्टोटल, रोजे और एंजल्स जैसे लेखकों की किताबों का अनुवाद भी कर चुके हैं। सरदार फजलुल करीम जैसे फिलोसोफर को उनके जन्मदिन के मौके पर ढेर सारी बधाइयाँ। बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड में बात करेंगे नए दौर की, उनकी जिनको आप जानते हैं इनकी चुलबुली अदाओं से। पर्दे पर हमेशा तेज तर्रार दिखने वाली ये एक्ट्रेस हैं अनुष्का शर्मा। आज लोगों की फेवरेट एक्टर बन चुकी हैं ये। अनुष्का कभी एक्टर नहीं, मशहूर मॉडल बनना चाहती थी, इसलिए वो पढ़ाई पूरी करने के बाद मुंबई आ गई। वो मॉडलिंग के आसमान को ऊंचाइयों से छूना चाहती थी, मगर उन्हें क्या पता था कि इससे भी बड़ा आसमान उनका इंतजार कर रहा है। मॉडलिंग के साथ साथ कई एडवर्टीजमेंट्स में काम करने के बाद अनुष्का को ये सुनहरा मौका दिया यशराज फिल्म्स ने। अनुष्का ने 2008 में रब ने बना दी जोड़ी फिल्म की। पहली ही फिल्म में अनुष्का को शाहरुख खान के साथ काम करने का मौका मिला, जिसके लिए उन्होंने खूब तारीफें बटोरी और उनकी ये पहली ही फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई। तो चलिए सुनते हैं रब ने बना दी जोड़ी से एक गाना। तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा जुनून, तू ही तो मन्नत मेरी, तू ही रूह का सुकून, तू ही अखियों की ठंडक, तू ही दिल की है दस्तक, और कुछ ना जानू मैं, बस इतना ही जानू, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। अनुष्का शर्मा की बात हो रही है यहाँ पर, और अब हम बताते हैं कि उन्होंने आगे क्या क्या किया। इसके बाद अनुष्का 2010 में बदमाश कंपनी में नजर आई, जिसमें वो फिर एक पायदान ऊपर चढ़ गईं। इसके बाद लगातार यशराज फिल्म्स के साथ 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट पूरा किया और 2010 में बैंड बाजा बारात फिल्म की, जिसमें उन्होंने एक मिडिल क्लास पंजाबी लड़की का रोल निभाया, जिसके बड़े बड़े सपने हैं और वो अपना बिजनेस शुरू करना चाहती है। ये फिल्म भी हिट हुई। तो चलिए फिर एक डायलॉग बैंड बाजा बारात से आपके लिए। फ्रेंड है तू मेरी? आज फ्रेंड बोल रहा है, कल आई लव यू बोल देगा। मेरे को कोई इमोशनल सापा नहीं चाहिए, बिजनेस स्टार्ट करना है बस। और बिजनेस का फर्स्ट रूल, जिसके साथ व्यापार करो उससे कभी ना प्यार करो। प्यार में बैठ की जोड़ी कभी नहीं बैठती ना, मैं तो सिंगल ही बेस्ट। बैंड बाजा बारात के बाद अनुष्का निखिल आडवाणी की फिल्म पटियाला हाउस में अक्षय कुमार के साथ नजर आई, जिसमें अनुष्का ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सिल्वर स्क्रीन पर बने रहने के लिए जो हुनर होना चाहिए वो अनुष्का में मौजूद है। अक्षय के साथ भी अनुष्का की जोड़ी खूब जमी और कम वक्त में अनुष्का ने काफी बड़ा नाम कमाया और उनके लॉन्ग का लश्कारा दर्शकों को भी खूब भाया। दोस्तों, 2012 में अनुष्का एक बार फिर यशराज फिल्म्स जब तक हैं जाम में शाहरुख खान और कैटरीना के साथ नजर आई।
फिल्म में अनुष्का ने एक रिपोर्टर की भूमिका निभाई, जिसमें वो एकदम फिट बैठी। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर का बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला। और दोस्तों, रिपोर्टर के बाद वो बनी मटरू की बिजली। अनुष्का ने अपने चाहने वालों को एक बार फिर अपने इस रोल से चौंका दिया। गुल्ले की बैगी एगी का गुल्ला, जब तंबू खोला तब गुल्लम गुल्ला, बल्ले वो बोला फिर मैं बोला, रे मटरू की बिजली का मंडोला। तो दोस्तों, अब मैं अगर घड़ी की तरफ देखूं तो घड़ी मुझे इशारा कर रही है कि मुझे अब यहाँ से जाना चाहिए। तो अब मैं चलती हूँ। बाय बाय, टेक केयर। मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। सपनों की है उड़ान, काटे बंगले फूल समान, रोक न पाए वो मुझको मुट्ठी में मेरी है आसमान। इस कार्यक्रम के कार्यकारी निर्माता जैनेंद्र सिंह।